नमस्कार, स्वागत प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वो अपने दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में व्यस्त होंगे। साथियों, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जैसे ही दस्तावेज सत्यापन के संबंध में फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन होगा, उसके संबंध में तिथि जारी कर दी गई और संबंधित आवेदन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी निर्देश थे, गाइडलाइंस थी, वो भी जारी कर दी गई है। उसके उपरांत अभ्यर्थी जो भी हैं इससे संबंधित रिलेटेड हैं अभ्यर्थी, वो होच पोच की स्थिति में चले जा चुके हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि रीट के अभ्यर्थी जितने भी थे वो सारे विगत जो प्रक्रिया चल रही है उससे भली भांति अवगत है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है उनके लिए एकदम नवीन रूप से है, तो उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत तो उन एक्सपर्ट से है होगी उनके लिए, जो रोज़ाना ही यूट्यूब पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीट से संबंधित सूचनाएं प्रसिद्ध करते हैं देखी दिखाई, लेकिन इस बारी उनके सामने भी समस्या आ गई, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक्सपर्ट्स भी है जो शांत मोड में जा चुके हैं। लेकिन साथियों, मेरे पास भी लगातार चीज़ आ रही थी कि सर हमारे मार्गदर्शन करिए कि क्या कुछ है। मैं टेलीग्राम के माध्यम से भी कुछ चीज़ें चल रही थी, उनका आपको सॉल्यूशन दे रहा था कि कैसे क्या होगा। उसके लिए कई लोग नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम से, तो अपना टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, जो आप अधीनस्थ बोर्ड के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग फॉर्म अपलोड होंगे, जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं जल्द ही वीडियो लाइव के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जिसका नाम है अटेस्टेशन फॉर्म। ये इस भर्ती के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। कल टेलीग्राम के ऊपर भी विभिन्न प्रकार की अफवाहें प्रसारित हो रही थी कि ये आवेदन करने के बाद है जो आपको मिलेगा उसको फिर फिल करके आपको ले जाना है ऑफलाइन डीबी के अंदर। अभी आपको कोई इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरे पास क्वेरी पूछी तो मैंने इसके संबंध में जानकारी करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। देखिए साथियों, कुछ सूचनाएं मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता है वीडियो के माध्यम से, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं सारी सूचनाएं प्रसिद्ध करता रहता हूँ। वहाँ मैंने डाला था कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ये अनिवार्य है, और इसके संबंध में मैंने बात की है। अभी अधीनस्थ बोर्ड ही फॉर्म के अंदर आपको इसको स्टार मार्क करके इसको अनिवार्य कर देगा, यानी कि जो जिसपे सॉरी यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस भी टैब के ऊपर, आपके जिस भी टैब के ऊपर अगर स्टार मार्क हो रखा है ना, स्टार मार्क हो रखा है, तो वो उसका मतलब होता है मैंडेटरी, अनिवार्य, अनिवार्य कर दिया इसको। तो ये इस बारी प्रक्रिया के अंदर बदलाव है। आपको सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट करवाना है सफेद पेज पे, जैसे अपन फोटोकॉपी निकलवाते हैं, फोटोकॉपी इसकी निकलवानी है। साथियों, ये फॉर्म आपको अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पे उपलब्ध है, मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप ई मित्रा से आप प्रिंट करवा कर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको भरना है। भरने के उपरांत आप है जो नीचे जो भी सिग्नेचर में बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नेचर करवाइएगा। फिर आप इसको स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, या फिर किसी ई मित्र पे जाकर आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करवा कर इसकी पीडीएफ बनाइएगा। पीडीएफ बनाने के बाद जब आप फॉर्म भरोगे, अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरोगे, उसके अंदर इसको अपलोड करना है और इसको अपने पास सुरक्षित रखना है। किसी भी तरह से आपको इसको गंवाना नहीं है। समझ के मेरी बात को, ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा जो स्क्रूटिनी फॉर्म आपका आवेदन होगा उसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको नेक्स्ट लाइव के अंदर, वीडियो के अंदर दूंगा। तो जुड़े रहे, क्योंकि कुछ संशोधन है, कुछ बातें हैं जो देखो धैर्य के साथ आपको करनी चाहिए। मैंने देखा है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोग वीडियो के माध्यम से आप तक आ रहे हैं। साथियों, स्थिति ये है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी गलती आपके लिए दुविधाएं पैदा कर सकती है, इसलिए मैं जो भी चीज करना चाहता हूं करता हूं, पहले उसकी जांच पड़ताल करता हूं। अभ्यर्थियों का ये तो हो, सीधी सी बात हो, सटीक चीज हो, तब मैं जाके आपके सामने सूचना प्रसिद्ध करता हूं। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए उल्टी सीधी बातें प्रसिद्ध कर देते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। आपके छोटे से व्यूज और लाइक के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसको फिर दुविधा में पड़ना पड़ सकता है, फिर वो बाद में भागता फिरेगा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लगातार मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, 2-3 दिन से जब से आया चीजें मैंने आपसे अवगत करवाया था कि साथियों थोड़ा वेट करिए, धैर्य का धारण करें। थोड़ी बहुत जो समस्या है उसका समाधान होता रहेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर आया था मेरे पास विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट सेंड किया, सर हमारी ईडब्ल्यूएस को लेकर नहीं है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और उसके बाद मैंने जानकारी की थी कि भाई
कल या परसों तक आपका सही हो जाएगा और वापस EWS वाला आपका लागू नहीं की जगह हाँ वाला स्थिति आ गई। तो कुछ समस्या होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बोर्ड के लिए नहीं है रीट की प्रोसेस, और रीट वालों के लिए बोर्ड की प्रोसेस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज हो रखे। लेकिन इस बीच में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लगातार आपका गाइडेंस आपको कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी करता रहूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि इस फॉर्म के बारे में समझिएगा, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्क्रूटिनी फॉर्म जो भी बोल रहे हैं, आजकल बहुत अलग माहौल चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको आवेदन स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले अपने को इसको तैयार करना है, इस चीज़ को आप विशेष रूप से समझ लीजिएगा। शुरू करते हैं इस चीज़ को लेके माँ भवानी का नाम। ठीक है, चलिए। ये जो फॉर्म है विशेष रूप से साथियों इतना इसका बड़ा लोड नहीं, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड का अपने स्तर पर पुलिस वेरीफाई के लिए लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में कभी भी कुछ इश्यू हो तो आपका पुलिस वेरीफाई इसके अकॉर्डिंग करा जा सके। हालांकि आपसे अलग से पुलिस सत्यापन ज्वाइनिंग के समय लिया जाएगा, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड के अपने स्तर पर एक पुलिस वेरीफाई वस्तु हेतु एक अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको फिल करना अनिवार्य है। पहले प्रक्रिया थी अलग अलग, जिसमें जब अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म आवेदन करता था, उसके बाद ये प्रिंट निकलता था, उसको फिर से हाथों से भर के फिर इसको साथ में ले जाना पड़ता था। लेकिन इस बारी ऑप्शन चेंज करके आपका अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया, और साथ में इसको अनिवार्य और कर दिया गया स्टार मार्क के साथ। तो ये पहले करिएगा काम, आज 2 दिन में आप इसको कर दीजिए, और जैसे मेरा आवेदन विस्तृत आवेदन का फॉर्म का वीडियो आया तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे अपना फोटोग्राफ डालना है, फोटोग्राफ इस पे आपको डालना है विथ सिग्नेचर। फोटोग्राफ कौन सा होना चाहिए, जो आपने, मैं ये समझता हूँ चीजें वैसी हो जो आपके आवेदन के अंदर हो, इसके इतर आप चीजें जाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, फोटो वो डाल दीजिए जो आपने आवेदन के समय अपने मूल आवेदन में डाल रखा है, मिस मैच नहीं हो। कल क्या पता कल सोच लो सर आज ना मैं थोड़ी पहले मैं पढ़ाई की डिप्रेशन में था, थोड़ा मेरा ऐसे यूँ हुलिया खराब हो रखा था, उस टाइम का फोटो था डाल दिया था मैंने, उसे हैंडसम नहीं लग रहा था मैं, सर अब मैं थोड़ा हैंडसम हो गया हूँ, टेंशन दूर हो चुकी है, 2 गुना में आ गया है, फाइनल का भी मेरे को पूरी उम्मीद है, तो सर नया फोटो डाल दूँ क्या? नहीं, नया फोटो डालने की कोशिश मत करिएगा। आप जो भी आपने आवेदन में कर रखा है आप सेम डालिए, कोई इशू नहीं है ना। तो वो फोटो आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर जैसे यहाँ डालना है, जैसे मैं अपने सिग्नेचर यहाँ डाल रहा हूँ, तो ऐसे सिग्नेचर आपको यहाँ डालना है, ताकि आधा सिग्नेचर फोटो पे आ जाए, आधा इसका आपके इसके ऊपर आ जाए। ऐसे आपको त्रिशीय फोटो डाल के आपका एक सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात, इसको आप फॉर्म को फिल करो तब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही करें। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करके ही इस फॉर्म को आपको भरना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल में भरना है। किसी भी स्थिति को, किसी भी सूचना को आप भरे तो आप कैपिटल लेटर यूज करें। ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर यूज करें, जिससे क्या होगा कि इसको इसके अकॉर्डिंग आसानी रूप से चलेगा, या ना ये निर्देश है। सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पर अपना नेम भरना है, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, जैसे मैं भर रहा हूँ कन्हैया गोयल, तो आपको अपना यहाँ पे नाम भरना है। मैं स्मॉल में भर रहा हूँ, भरा है मैंने, लेकिन हालांकि आपको क्या करना है, आपको कैपिटल में भरना है। किस में भरा है, कैपिटल में ही आपको इसको भरना है। ठीक है, कैपिटल में आप इसको भरें और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, बोल्ड लेटर में कैपिटल में भरे, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपके दस्तावेजों में आपका फर्स्ट नेम अलग है, सरनेम अलग लिख रहा है, जैसे ये अपना मेरे सरनेम अलग नहीं है तो सरनेम आप अलग है, तो आप सरनेम यहाँ आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर सरनेम अलग नहीं है तो उसको आप डैश करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब रोल नंबर जो आपका, आपको पता ही है आपका रीट का मेन का जो रोल नंबर था, उसको आप रोल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो भी आपका रोल नंबर है उसको आप फिल कर सकते हैं। मेरिट नंबर को आप खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मेरिट नंबर आपके जारी नहीं हो रखे। इतनी चीज होगी आपकी। फिर अब जब आगे बढ़ते तो अपने एड्रेस के बारे में है। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता, और होम एड्रेस जो आपका स्थायी पता है। साथियों, जो आपने मूल आवेदन ग्रेड 3 की एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका स्थायी पता, वर्तमान पता आपने फिल कर रखा है, वही डिटेल आपको इसके अंदर सेम टू सेम डाल दीजिएगा, है ना। नया करने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग पूछेंगे सर हमारा जिला परिवर्तन है, कई लोग बोलेंगे सर हमारी ग्राम पंचायत परिवर्तित है। देखिए, आपने अपने जाति मूल के अंदर जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग जो भी आपने अपने मूल आवेदन में स्थायी और आपका वर्तमान जो भी आपने डाल रखा है पता, वो सेम टू सेम इसमें आपको फिल करना है। उसमें कोई भी बदलाव आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अपना फॉर्म उठाइए और इसमें डाल दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका किसी सिटी की लोकेलिटी है, आपकी सिटी की लोकेलिटी है, तो आपके वार्ड नंबर होते हैं, हाउस नंबर है, तो वो आप इसके अंदर डालने हैं। अगर आप गाँव से हैं तो वो अपना जो भी एरिया होता है, अपने आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है नाम कि फलाना वास, उसका वास, तो उस पीछे लिखा होता है,
तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 2 लाइनों के अंदर वास के संबंध में। फिर अपना विलेज जो भी गांव का नाम है डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे गांव का नाम अपना डाल सकते हैं, और गांव के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। कैपिटल में डालिएगा, मैं थोड़ा जल्दी डाल रहा हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना बने। अपना पिन कोड जो भी है, पिन कोड यहाँ पे आप है ना डाल सकते हैं। देखिए ब्लॉक का ऑप्शन नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन डाल सकते हैं BLOCK, या फिर इसको ब्लॉक नहीं डालो तो आप तहसील भी डाल सकते हो ना, तहसील TEHSIL, तहसील करके आप अपनी तहसील डाल सकते हैं। जो भी आपने संबंधित तहसील है वो अपनी डाल सकते हैं। ये आपको इतना ये चीज़ करनी है। अब जो पहली 2 लाइनें हैं, अगर आपका हाउस नंबर मान लीजिए कि हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे पूरा डाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हाउस नंबर जो भी हो 3, हाउस लाइन डालने के बाद आपकी गली होती है, कोई लोग बोलते हैं कि फलानी गली, तो गली का नाम आप यहाँ डाल सकते हैं। गली का नाम डाला, पूरा एड्रेस डालना जो आपने मूल आवेदन में कर रखा है, एग्जैक्ट सेम टू सेम, है ना। और अगर आपने मूल आवेदन में गली नंबर, हाउस नंबर नहीं डाल रखा है, या फिर अपने मोहल्ले का नाम नहीं डाल रखा है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं आ सकती। कई लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने इसमें हाउस नंबर पूछा जा रहा है, विलेज पूछा जा रहा है, थाना पूछा जा रहा है, तो मैंने अपने मूल आवेदन में नहीं डाला है। साथ ही इसमें आपको मूल आवेदन में नहीं डाला तो भी कोई इशू नहीं, इसमें आप डाल सकते हैं। थोड़ा अलग काम करता है आपका पुलिस वेरीफाई के लिए, तो इसमें आपको ये डिटेल डालनी आवश्यक हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मूल आवेदन में कुछ कमी है कि आपने हाउस नंबर वगैरह नहीं डाला, तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो स्ट्रेट वगैरह जो भी आप डाल दीजिए, रोड वगैरह जो भी इसमें आप फिल करते जाइए आगे, है ना, ऐसे मार्क कोमा करके। और विलेज, और स्पेशल ध्यान रखना इसमें आप अपना एरिया, हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया जो भी आपका वार्ड वगैरह जो भी नाम हो गया उसको फिल करके, विलेज, डिस्ट्रिक्ट इसके पिन वो रखे हैं, तहसील का आप अलग से डाल सकते हो। और यहाँ पे थाना का आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे THANA, थाना करके आप संबंधित जो आपका थाना लगता है, संबंधित जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, जहां से आपका पुलिस वेरीफाई होता है, जहां से आपके मुकदमे वाद दायर होते हैं, तो वो उसका थाने का नाम, आपको पूरा प्रॉपर नाम यहाँ पे डालना अनिवार्य है, ठीक है। समझ गए इस बात को, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आपको डालना अनिवार्य है। मूल आवेदन के हिसाब से डालिएगा, और मूल आवेदन में इससे संबंधित कुछ कमी है, थाने का नाम नहीं है तो डाल सकते हैं, मूल आवेदन में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए हाउस नंबर या लैंड नंबर, स्ट्रीट नंबर आपने आवेदन में नहीं डाल रखा है, यहाँ पे डालना अनिवार्य, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों समान रखिएगा, कोई इशू नहीं होगा। वो जो भी स्थिति डिटेल्स आपने यहाँ डाली है, हाउस नंबर, गली नंबर, वार्ड नंबर, वो आप यहाँ पे पूरी लाइन के अंदर फिल कर दीजिएगा। यहाँ सेकंड नंबर में आप थाना नाम डाल दीजिएगा। फिर अपना गांव का नाम है अगर, तो गांव का नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे तहसील का ऑप्शन ऐड करके तहसील डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और एक चीज़ कर लीजिएगा आप, स्टेट का भी आप कर सकते हैं। अगर बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं, स्टेट यहाँ पे कर सकते हैं, स्टेट करके आप अपना स्टेट का नाम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ये स्टेट वाला जो भी अपना फिल कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रॉपर ध्यान से कर दीजिएगा। जब देखिए ऐसा होता है, कई लोग ज़्यादा उतावलापन करते हैं, उतावलापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय बहुत है और अधीनस्थ बोर्ड टाइम भी बढ़ा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इतना अपना एड्रेस का हो गया। देखिए अब आपका कॉलम नंबर 4 है, ये कॉलम नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर आपका पुलिस वेरीफाई होता है। इसमें अंदर क्या करना है आपको, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पर्टिकुलर पैलेस का नाम डालना है, जहां आप पिछले 5 वर्ष या इससे अधिक कहीं रह रहे हो तो उसका डालना है। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, मैं समझता हूँ आप अपना जो एड्रेस ऊपर डाल रखा है, अपने होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, वही इसके अंदर फिल करना, ताकि आपको कोई इशू नहीं हो, आपके संबंधित थाने से आपका वेरीफाई हो सकता है। तो आपको फ्रॉम से यहाँ डालना है, अपना जन्म तिथि डाल सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर पे, अपने स्थान पे जन्म से निवास कर रहे हैं। हो सकता है 5-6 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने होम एड्रेस का ही पता डालना है। जन्म तिथि डाल सकते हैं, जो भी आपकी जन्म तिथि हो, जो भी आपकी जन्म तिथि हो उसके अकॉर्डिंग आप जन्म तिथि अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो जन्म तिथि हो वो जन्म तिथि अपनी यहाँ पे डाल सकते हो। जन्म तिथि डाल दिया आपने, फिर टू का मतलब है जिस तिथि को आप इसको फील कर रहे हैं, जिस तिथि को आप इस फील कर रहे हैं, आप सिग्नेचर करवाएंगे, उस डेट की आप डेट डाल सकते हैं। जो भी डेट आप वो उस डेट को आप आराम से यहाँ डाल सकते हो। डेट डाली, फिर आपको अपना जो सेम एड्रेस डाला था आपने, हाउस नंबर 3 लाइनों तक आ सकता कोई नहीं, हाउस नंबर डाल दीजिए, गली नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका एरिया वार्ड नंबर है वो आप नाम डाल सकते हैं, कॉलोनी वगैरह जो भी इसमें डाल दीजिए। फिर अगर विलेज हैं आप तो विलेज का नाम यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अपना थाना डाल दीजिएगा ना, थाने का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, थाना यहाँ पे डाल दीजिए, थाने का नाम डाल दीजिए। और उसके बाद अपना है ना तहसील का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे तहसील लिख के, तहसील देखो थोड़ा मैं पूरा प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, मैं फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्या क्या आपको डालना है। अपना फॉर्म अगर आपने ऑफलाइन कर निकाल रखा है पास में, तो इसके अकॉर्डिंग आप करते रहिए, ठीक है। तहसील आपको यहाँ पे मार्क करके जो भी ऑप्शन ऐड करके तहसील का नाम लिख दीजिए। फिर आप डिस्ट्रिक्ट का ऐड करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे स्टेट का नाम डाल के स्टेट डाल दीजिए, और पिन कोड का यहाँ करके पिन करके आप यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। बस आपका ये काम हो गया, ठीक है। ये इतना आपको करना है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा, एड्रेस गलत नहीं डाल सकते आप लोग।
अब जो 5वां नंबर पॉइंट है ये आपके पिताजी के संबंधित नाम से है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पुरुष हैं विद्यार्थी, जो आपके पुरुष विद्यार्थी हैं, तो उनके तो पिता के नाम से चल जाएगा, लेकिन क्या होता है महिलाएं जो होती है उनकी दिक्कत हो जाती है। तो साथियों ऐसा होता है, जो महिलाएं हैं उनके लिए बता दूं आपको, आप अगर आपके मूल आवेदन में और जो भी आपका आवेदन है पहले वाले में तो अपने पति के नाम के हिसाब से आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेशली फादर का नाम डाला जा रहा है, फादर के बारे में डाल रहा है, तो फादर के ही बारे में आप डालिएगा। आपको अपने पति के संबंधित जाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आपने अपना स्थानीय जो स्थायी पता है, आपने भी शादी कर लिया, आप 2-3 साल से निवास करें अपने पति के साथ, हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और मान लीजिए एक और चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पे कि कई शादीशुदा महिलाएं हैं, उनकी शादी हो चुकी है, अब वो जन्म स्थान से अपने ससुराल जा चुकी है, तो ससुराल में वो जन्म से निवास नहीं कर रही है, तो आप अपना यहाँ पे विवाह की डेट जो है उस विवाह की डेट से आज डेट तक आप डाल सकते हो और एड्रेस वहाँ पे सेम एंटर कर दीजिएगा। इस थोड़ी चीज़ को आप समझ लीजिए, जो विवाहित महिलाएं हैं। और अपने फादर का नाम आपने यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका फादर का नाम है वो फादर का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। और उनका पोस्टल एड्रेस, जैसे वहाँ मैंने एड्रेस डाला था, हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया जो भी है, अगर और विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है, पिन कोड है, ये सारी चीज़ें आप इसमें आप आराम से फिल कर सकते हैं। और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम सेम डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए पूरा एड्रेस डाल देना आप, ताकि पिन कोड सही था ना, पिन कोड भी आप इसमें फिल जरूर करिएगा। पिन कोड नहीं डालते तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पिन कोड भी आपको साथ में फिल करना है, यही एड्रेस इसमें आप एड्रेस एंटर करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपके पिताजी क्या करते हैं, अगर आपके पिताजी किसी सेवा में हैं तो आप उस सेवा का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पिताजी कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे मिल लिख सकते हैं, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। अगर पिताजी आपके कुछ सर्विस के अंदर हैं, है ना, कुछ सरकारी सेवा में हैं, तो आप उस सर्विस का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। टीचर है तो आप यहाँ पे टीचर कर सकते हैं, या आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं। वो करने के बाद जो भी उनकी स्कूल नाम हो गया वो उसके एड्रेस है उनकी, या फिर किसी और अन्य महकमे में वो सेवारत है तो उस महकमे का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑफिस एड्रेस फलानी एड्रेस है वो डाल सकते हैं, यानी कि जो पद है पद डाल के आप उसके बाद में उनकी जो भी एड्रेस है ऑफिस का जहाँ पे वो कार्यरत है उसके बारे में आप इसको डाल सकते हैं। बस काम खत्म है, पिता के संबंधित डिटेल्स के बारे में करना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो आपका छठा नंबर पॉइंट है, क्या है छठा नंबर पॉइंट, छठे नंबर में क्या है, यानी कि नेशनलिटी पूछा जा रहा है, राष्ट्रीयता के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है फादर के बारे में, आपके पिताजी हैं वो कहाँ के, तो इंडियन है तो आप इंडियन के बारे में यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, इसको आपको बस राइट निशान कर देना है। मदर इंडियन है। अगर आप विवाहित महिला है तो आपके पति होंगे, तो पति है तो आप इसको राइट निशान कर सकते हैं। इंडियन है तो यानी हस्बैंड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप विवाहित पुरुष हैं और आपकी पत्नी है, मतलब विवाहित पुरुष की पत्नी होंगी, तो आप उसको पत्नी वाला है जो कॉलम राइट कर दीजिएगा, और इसको आप छोड़ सकते हैं ना, इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि हस्बैंड तो है महिला का होगा, विवाहित महिला का, और पत्नी जो विवाहित पुरुष से होगी तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर देना जो आपकी लागू हो। और जान मान लीजिए कोई महिला और पुरुष दोनों अविवाहित है तो इनको आपको दोनों को कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने ये दोनों आप राइट कर दीजिएगा, माता पिता वाला दोनों कॉलम आप छोड़ सकते हैं, और इसके आगे आप कर दीजिएगा ये कट वाला निशान, आपके लागू नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा, ये आपका काम हो गया आपके राष्ट्रीयता का संबंध में। जब अगर आप विवाहित पुरुष है, विवाहित महिला हैं, तो आपके हस्बैंड और वाइफ होगी, तो उसके बारे में क्या करना है कि आपके हस्बैंड कहाँ के हैं, किस जगह के आपके हस्बैंड है, तो उसका आप तो उसके साथ आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है अपने पति की एड्रेस के बारे में। जो भी आपका एड्रेस हो, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम आपको यहाँ पे स्पेशली फिल करना है अपने पति के संबंध एड्रेस के बारे में। और जो अब अगर विवाहित पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी कहाँ की है, जो भी उनकी बर्थ पैलेस कहाँ का है उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। गाँव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, बस ये डिटेल्स आपको इसके अंदर डालनी। और मान लीजिए अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं तो आपको इसको कट कर देना है, बस आपके लागू नहीं है। बस क्लियर मामला हो गया। अब आगे जो चल रहा है इसमें आपको थोड़ी ध्यान रखने की बहुत बड़ी जरूरत है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपकी जो भी डेट वो बर्थ हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल कर दीजिएगा, आपको कोई इशू नहीं है। जो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दीजिएगा। अब क्या है, प्रेजेंट एज, बी नंबर पॉइंट है, प्रेजेंट एज ऑन एडवाइस नॉर्म्स। अब ये प्रेजेंट आपकी कितनी अपनी उम्र हो चुकी है, तो उसको लिए मैं बता दूं आपको, आप क्या करना, आपकी एसएसओ आईडी पे जाकर आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म खोलोगे तो आपको उसके अंदर आपकी आज डेट तक आपकी तिथि दिखा देगी होगी कि आप कितने वर्ष के हो चुके होंगे। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि होता क्या है, नॉर्म्स क्या है कि 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपको अपनी आयु गणना करनी है। 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपकी आयु गणना करनी, लेकिन गणना नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत हो जाए तो आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म एसएसओ जाके खोल के उसके अंदर आपकी तिथि दे रखी होगी, आपको बता रही होगी कि आप इस डेट के अंदर कितने महीने के और कितने साल के हो चुके। तो वो आप अपने यहाँ पे आप अपना जो भी है ईयर्स, मंथ्स, जो भी आप यहाँ पे डेज डाल सकते हैं। कि आपका सी नंबर पॉइंट है एज ऑफ मैट्रिक कैलकुलेशन। ये जो है मैट्रिक्स यानी 10th, जो आपकी 10th हो चुकी है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी आयु गणना करिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर जब आपने इसको जब आपने इसके अंदर प्रवेश लिया था या फिर पास किया था जिस जिस दिन आपने इसको मैट्रिक को पास किया था, जिस दिन आपने 10वीं पास करी, आपके देख लेना मार्कशीट के ऊपर डेट होगी आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आयु गणना कर लेना। आप कितने दिन के हो रहे, कितने वर्ष के हो रहे हैं, 15, 16, 17 जो भी वर्ष हो रहे हैं, कितने मंथ हो रहे हैं, 5, 7 और 15, 20 जो भी डेज हो रहे हैं, वो आप इसके अंदर फिल कर दीजिएगा। 10th के अकॉर्डिंग, मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, अपर मैट्रिक नहीं, मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर चलना है। ठीक है, पहला तो बी नंबर पॉइंट कहता है कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग आपको कितनी आयु हो चुकी है, वो मैंने आपको 1/1/2024 कहा है, उसके अकॉर्डिंग गणना कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहो तो आप अपना एसएसओ में जाके स्क्रूटिनी फॉर्म खोलेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी, आपके महीने, साल वगैरह सब इसमें फिल कर देना, वो सही है। और 10वीं के अकॉर्डिंग आप अपने 10वीं की लिविंग डेट यानी कि जो आप पास कर रखे मार्कशीट देखना, उस पर लिखा होगा डेट, उसके अकॉर्डिंग आप उसके आयु गणना अपने कर लेना। आय नहीं, आयु गणना कर लेना। आयु गणना करके आप अपनी इसके अंदर डाल देना, तो बस काम आपका हो गया। बात करें 8वें नंबर पॉइंट की, पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इज सिचुएटेड। आपका जो आपका जन्म हुआ है वो कहाँ चीजें हैं वो डाल देना, वही जो आपका एड्रेस ऊपर चल रहा था वही आपको यहाँ पे डालना है। देखिए आपका घर का नाम नंबर जो भी है, विलेज जो भी है वो डाल देना, यहाँ पे ब्लॉक, तहसील वगैरह यहाँ पे आप फिल कर देना इस लाइन के अंदर। यहाँ पे अपना जिले का नाम डाल सकते हैं, स्टेट का नाम डाल के आप अपना पिन कोड यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको डालना है। तो अपना जिला जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिल करके जिला यहाँ पे डाल दीजिए, स्टेट आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। बस इतनी सी काम आपको करना है ताकि आपको ध्यान रखे, है ना। बी नंबर पॉइंट कर रहा है कि आपका जो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको पता है आपको जिला कौन सा है, वही सेम जो आपसे जन्म कहाँ हो रखा है वो आपको यहाँ डालना है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर दोनों के अंदर फिल करनी है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से तो अपने अकॉर्डिंग को डालिएगा, आपको जो भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ये चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग, दस्तावेज के अकॉर्डिंग, मूल आवेदन के अकॉर्डिंग आपको भरनी है। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 नंबर पॉइंट है स्टेट और योर रिलीजन, यानी कि आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू हैं तो आप यहाँ पे हिंदू डाल सकते हैं। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, जैन हो गया, चाहे आपका मुस्लिम हो गया, जो भी धर्म आपका है वो आप इसमें फिल कर दीजिएगा। मामला अगर आपका आ रहा है 9 नंबर का पॉइंट आ रहा है, ये है उन विद्यार्थियों के लिए जो SC और ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। SC और ST से लोग अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बिलोंग करता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना, अगर आप इन दो कास्ट से बिलोंग करते हो आपको लिखना है यस। क्या लिखना है? यस, अगर आप बिलोंग करते हैं। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपको अपने आगे स्टेट का नाम लिखना है। अगर राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान डाल सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से कोई है, स्टेट दिल्ली वगैरह है, तो आप अपने स्टेट का नाम डाल सकते हैं। अगर आपने नो कर दिया तो आपको स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। करने जा रहे हैं वो 10 नंबर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जा रही है, जो आपकी 15 वर्ष की आयु के बाद आपने किस संस्थान से कौन सी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्राप्त की है उसके बारे में आपको डिटेल्स फिल करनी है ना। पहली, 5वीं, 7वीं, 8वीं का इसमें कोई रोल नहीं है। मान लीजिए किसी विद्यालय से आपने 10वीं की और 15 साल की एज आपकी हो चुकी थी लगभग, आप अपनी जो भी आयु गणना कर लेना। आयु गणना कैसे करोगे साथियों, तो आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके जो जारी करने की प्रमाण पत्र है वो देख लेना, उसके ऊपर आपकी लिखा हुआ डेट, उसके 1 साल पीछे देख के आप अपने जन्म तिथि से आप काउंट करना। 15 साल हो रहे हैं तो फिर आप 10वीं वाले भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो 10वीं वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन 10वीं वाले आप कर देना है ना। मैं समझता हूँ 10वीं वाली जरूर करना आप लोग।
और उसके बाद आप 12वीं वाले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10वीं और 12वीं एक विद्यालय से आपने कर रखी है तो आप एक विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम डाल दीजिए, स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, गाँव का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इतना करने के बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, यानी कि किस तिथि को आपने उसमें प्रवेश लिया था, इसमें ऐसा करना आपको, मान लीजिए किसी विद्यालय में आपके 10वीं का फील कर रहे हो, 12वीं की फील कर रहे हो, या फिर 10th, या फिर आप 10th to 12th दोनों के साथ में कर रहे हो, तो आप देखना कि 12वीं किस डेट को पास हो रखी है, 10वीं वाली मार्कशीट देख लेना आप, उसमें किस डेट को पास रखी है, उसकी एक साल पीछे जाकर जुलाई की कोई डेट डाल देना आप यहाँ पे, 6-7 जो भी हो, आप 2012 जो भी आप इसमें डाल देना, जो भी आपकी डेट है बने वो आप डाल सकते हैं। लिविंग डेट, यानी कि अगर 10वीं में आपने बंद कर दी, 10वीं छोड़ के 12वीं किसी और विद्यालय में गए, तो 10वीं की मार्कशीट में आपकी रिजल्ट की डेट होगी, उसके आगे जाकर आप जो भी 10वीं की जो मार्कशीट पे डेट लिख रखी है वो डेट आप यहाँ पे आराम से देख लेना, वो आपकी लिविंग डेट हो जाएगी। नहीं तो इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, टीसी देख लेना आप अपने ना, टीसी 10वीं विद्यालय छोड़ रखी तो टीसी जारी कर देगी इस विद्यालय ने, तो टीसी पे डेट होगी वो लिख देना। टीसी नहीं है ऐसी स्थिति में आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के ऊपर डेट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप डेट लिविंग की डेट डाल सकते हैं। 10वीं और 12वीं एक विद्यालय से कर रखी तो आप एक विद्यालय का नाम यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपने 10वीं एक विद्यालय से करी और 12वीं नए दूसरे विद्यालय में करी तो 10वीं वाले यहाँ कर देना आप फिल, ठीक है, 12वीं वाली फिर आप जो इसमें फिल करना, वही विद्यालय का नाम यहाँ पे अपना फिल कर देना, यहाँ पे विद्यालय का नाम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के, फिर वही मैंने बोल दिया कि टीसी आपकी होगी, टीसी पे डेट देख लेना, उसके आगे जाकर आप यहाँ पे डेट देख देना। टीसी नहीं है तो फिर आप 12वीं की या 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप 10वीं की मार्कशीट पे डेट होगी या फिर 11वीं की जो मार्कशीट होगी उस पर डेट होगी, वो डेट देख लेना। और फिर यहाँ पे आपने जुलाई के सेशन के अकॉर्डिंग डेट अगर आपने ले रखी है प्रवेश विद्यालय में तो वो आप डाल सकते हैं, जुलाई का कोई महीना, और वो ईयर आपको उस पर मार्कशीट पे मिल जाएगा। अगर आपने बीच में छोड़ के कहीं गए हैं तो वो भी आप अपने मार्कशीट पे आपको मिलेगा, टीसी पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, टीसी आपके पास अपने डॉक्यूमेंट में होगी, तो आप यहाँ पे एंट्रिंग डेट, एडमिशन डेट और यहाँ पे लिविंग डेट आप डाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो इसमें कोई इशू इतना बड़ा आने वाला नहीं है, कोई आप पे बोझ नहीं गिर जाएगा, कोई आपको बाहर नहीं करने वाला, कोई रिजेक्ट आपको करेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास चल जाएगा मामला। तो एक विद्यालय से एक विद्यालय का नाम दे लेना, अगर आपके अलग है 10वीं 12वीं तो अलग अलग विद्यालय का नाम आप यहाँ पे डाल देना, 11 और 12 कर देना, यहाँ पे 11 और 12 यहाँ पे कर देना, ठीक है, इतनी सी आपको काम करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने कोई रेगुलर कॉलेज कर रखा है ना, रेगुलर कॉलेज कर रखा है तो रेगुलर कॉलेज के बारे में नाम यहाँ पे, कॉलेज का नाम यहाँ पे आप देख लेना आप लोग, उस विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के, फिर आप उसमें कॉलेज में एडमिशन कब लिया था, मान लीजिए आपने एसटीसी कर रखी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बीएसटीसी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया, और किस डेट को आपने एडमिशन लिया था, किस डेट को आपने छोड़ी है वो आप इसमें लिख के आप देख सकते हैं, वो आपकी एडमिशन स्लिप आपको मिली होगी वो इसमें लिख देना, और डेट लिविंग आप देख लेना, आप जो आपकी मार्कशीट आ रखी है उसके आगे आपके एग्जाम कब तक हुए थे उसके आसपास वाली डेट यहाँ पे आप डाल देना, इसमें कोई बड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने बीएड कर रखी है तो आप यहाँ पे बीएड वाला कॉलम आप डाल के वही कॉलेज का नाम, एडमिशन डेट आपके पास होगी, लिविंग डेट आपकी मार्कशीट डिप्लोमा डेट देख के आप यहाँ पे डाल देना, आपका काम हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई आपने रेगुलर कोर्स कर रखा है तो वो आप डिटेल्स, कॉलेज वाली डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो ये आपका वो रहेगा जो 15 वर्ष के बाद की डिटेल्स आपने कर रखी है, क्योंकि कानूनी रूप से चीज़ें हैं 15 साल के बाद की चीज़ें मांगी जाती है, पहले वाला तो मैंने नहीं रखता। 10वीं के बाद डिटेल्स आप फिल करना देना, बाकी काम हो जाएगा, इसमें कोई ऊपर नीचे 1-2 महीना 1 साल ऊपर नीचे होगा तो कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। 10वीं वाले डाल देना, 12वीं वाले डाल देना, एक विद्यालय तो एक में मेंशन कर देना, और फिर एसटीसी बीएड जो भी आपकी रेगुलर आपने कर रखी है, बीए बीएड जो भी हो आपका वो आप अपनी डिटेल्स में फिल कर सकते हैं, या आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाला इसमें हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे डेट होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट अपनी टीसी और मार्कशीट के हिसाब से आप देख सकते हैं, टीसी नहीं है तो फिर मार्कशीट से आप देख लेना, आपको लिविंग और डेट, एंट्रिंग डेट आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना आपको है, वो आपको मैंने अभी समझा दिया है, इस चीज़ को आप समझना है। फिर साथियों ऐसा है, अगर आप कोई सरकारी सेवा में कार्यरत सेवारत कर्मचारी है, राजकीय कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी अगर आप हैं, तो उसके बारे में आपको डालना है डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, आपकी पोस्ट कहाँ है और क्या पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है, मान लीजिए आप कोई टीचर हैं तो आप अपनी टीचर की पोस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, आप अपना जैसे डाल दीजिए। और फ्रॉम पीरियड, यानी कि किस दिन आपने ज्वाइन किया था उसके आपको ज्वाइनिंग डेट लिखनी है, यहाँ पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट हो वो ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं यहाँ पे, और कब तक, अगर आप वर्तमान तक इसके अंदर है तो आप वर्तमान डेट तक के आप डेट डाल दीजिए, या फिर बीच में आपने इसको रिजाइन कर चुके हैं तो रिजाइनिंग की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अपना एड्रेस जो भी फुल एड्रेस जो भी होता है, स्कूल टीचर है तो स्कूल का नाम, या फिर कोई अदर विभाग के एलडीसी वगैरह है तो उसके विभाग का नाम और अपनी ऑफिस एड्रेस डाल दीजिएगा, इसके अंदर बात खत्म। और मान लीजिए अगर आप
कोई सरकारी कर्मचारी, सेवारत कर्मचारी नहीं है तो आप इसको यहाँ पे कट मार्क कर दीजिएगा, आपके लिए लागू नहीं है। खत्म कहानी आपकी इसके अंदर हो गई, कोई जरूरत नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है ना 12 नंबर पॉइंट, ये थोड़ा समझिएगा। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट और एनी ऑफिसर? इफ देन यस, आंसर इज यस, द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शंस एंड द सेंटेंस शुड बी गिवन। यानी कि अगर किसी भी अधिकारी द्वारा, किसी भी कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा अगर आपको दंडित किया गया है, आपको दोष सिद्ध किया गया है ना, दोष मुक्त नहीं, दोष सिद्ध किया गया है, आपके ऊपर वाद दायर हुआ है, आपको दोष लागू किया गया, दोष सिद्ध भी हुआ, तो आपको इसकी डिटेल्स आपको डालनी है। कौन सा मुकदमा था, कहाँ का मुकदमा था, कौन से न्यायालय ने आपको, अगर न्यायालय द्वारा किया गया है तो न्यायालय का आप डाल सकते हैं एड्रेस, कौन सा मुकदमा, धारा, और वो भी आपकी न्यायालय के द्वारा किसने आपको ये पे आपको तो दंडित किया था वो डाल सकते हैं। या फिर किसी अधिकारी ने किया है तो थाने का नाम वगैरह जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालिएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी नहीं है तो आप इसको कट करके छोड़ देना ना, आपके ऊपर कोई कुछ भी नहीं हो रखा तो कट करके इसको आप छोड़ देना। अगर आपके ऊपर मुकदमा, देखो एक इसमें चीज साफ साफ पूछेगी, दोष सिद्ध होना ना, अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, दोष लगा हुआ है तो आपको डालना है। अगर आप दोष मुक्त हो चुके हैं, आपके ऊपर कोई अपनी केस पेंडिंग नहीं है, आपको बरी कर दिया जा चुका है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका था तो आप इसमें डाल जरूर देना ना। मान लीजिए किसी ने आपके फर्जी केस डाल दीजिए और आपको फर्जी केस हट गया आपके ऊपर तो वो मेंशन नहीं करता, मायने नहीं रखता। लेकिन किसी ने आपके ऊपर वाद दायर किया, कोर्ट ने आपको सजा दे दी, आपने 1 या 2 साल की सजा काटी है, तब आपको डालनी है। देखो मेरी बातों को समझने का आप प्रयास करना। एक चीज होती है आपको दोष सिद्ध हुआ, आपने सजा काटी है, फिर आप बरी हुए तो आप वो डालना जरूरी है। किसी ने आप पे फर्जी मुकदमा किया, फिर कोई भी मुकदमा हो, मैं नहीं समझता उस चीज को, लेकिन आपके ऊपर अब केस हट चुका है, आपके संबंधित कोई दोष आपके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ, ना आपको उसके बारे में सजा मिली है, तो आपको सुधारने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। अब आगे 13 नंबर है कि आपके जो लोकेलिटी है वहां पे कुछ 2 रेफरेंस देने हैं आपको जो आपको जानते हो। तो इसमें आप लोग ऐसा करना, आपके जो नेबर्स हो यानी आपके रिलेटिव जो आपके आसपास पड़ोस के लोग हो उनके बारे में दोनों का नाम देना है। लेकिन इसी चीज को ध्यान रखना, बाई चांस ऐसा कभी स्थिति बने आपसे पुलिस वेरीफाई करे, उनसे कांटेक्ट करे, तो आप लोग ऐसा करना, ऐसे 2 लोगों का नाम देना जो आपके परिवार के हो और आपके हितैषी हो। ध्यान रखना इस चीज को ना, शुभचिंतकों का नाम मत डाल देना, हितैषियों का नाम डाल देना, वो आपको नाम डालने हैं। पहला नाम यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है, बस वो आपके क्या है, नेबर है या फिर जो भी है उनका रिलेशन, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ पे दूसरे का नाम, रिलेशन जो भी है उसका रिलेशन, नेबर है जो भी है पड़ोसी वगैरह, और उसके मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर देना। आपका ये 2 काम हो गया। इतना आपको इसके अंदर काम करना 13 नंबर पॉइंट के अंदर, बस ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका आगे ये काम, लास्ट वाला पेज अपना आ चुका है, बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए। अब आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है, जो भी आपकी डेट हो वो डेट आप डाल दीजिए। यहाँ पे डेट डाल के पैलेस, जो भी आपका पैलेस है वो पैलेस जहाँ से आप इसको घोषणा कर रहे हैं वो पैलेस आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, अपना जो भी नाम हो या नाम डाल दीजिए। फिर आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर है वो अपने सिग्नेचर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे करनी है। तो नाम अपना यहाँ पे नाम और सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना, ये आपकी खुद का है जो आप खुद कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज है ये आपको गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवाने हैं। आपका खुद का नाम आ जाएगा और जो भी आपका जिसके भी आप पति पत्नी जो भी आपके पीछे लगता है वो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ समझते हैं कि जो यस का है, ये जो व्यक्ति आपको कितने समय से जानता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके गाँव का ही है ना, जिससे आप साइन करवा रहे, सिग्नेचर करवा रहे हैं, आपको रिलेटिव है, गाँव का है, आपके यहाँ पे लगा हुआ ही है, तो आपको जानता है, जन्म से जानता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जन्म से जानता है, डेट ऑफ बर्थ से जानता है, या डाल सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है, आपके गांव में स्कूल में प्रिंसिपल लगे हुए हैं और आपको 4, 5, 6, 7, 10 साल तक जानते हैं, तो आप अपने 5 या जो भी 10 साल बनते हैं वो आप यहाँ पे डाल देना। गलत सूचना डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई आपका रिलेटिव है जो राजपत्रित अधिकारी हैं, तो आपको जन्म से जानते हैं, तो आप यहाँ पे बर्थ से जान सकते हैं, तो बर्थ से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, और वो अपना सील सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। किसका साइन करवाएं, तो आपके गांव के प्रिंसिपल है उससे आप साइन करवा सकते हैं, या फिर कोषाधिकारी हो गए, एसडीओ हो गया, वीडियो हो गए, सॉरी वीडियो नहीं वीडियो है ना, वो आप डाल सकते हैं, वो आप डाल दीजिएगा। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। एसडीएम वगैरह हो गया, कोषाध्यक्ष वगैरह हो गए, वो सारे कॉलेज प्राचार्य हो गए, कॉलेज व्याख्याता हो गए, जो भी है वो आप सहायक आचार्य वगैरह जो भी हो गए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उनसे सील सिग्नेचर करवाइएगा यहाँ पे नीचे।
ये आप डाल दीजिएगा, वो अपना सी सिग्नेचर कर देंगे और पैलेस और डेट यहाँ पे नीचे आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब आवेदन कैसे होगा, कैसे अपलोडिंग होगी, क्या कुछ प्रोसेस में रहेगी महत्वपूर्ण, उसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप जुड़ सकते तो जुड़ जाइए अपने चैनल से, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मैं सूचना प्रेषित करता रहता हूँ। इस वीडियो को मैं समझता हूँ आप शेयर जरूर करना है ना, ताकि जो भी विद्यार्थी इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में है उन तक ये सूचना पहुँच जाए और उनकी भी समस्या का समाधान हो जाए, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं समझता हूँ आप लोग इस चीज़ को बखूबी करेंगे। देखिए, भला हर किसी का करना चाहिए, भला अगर अपन करते हैं किसी का तो किसी न किसी रूप से परोक्ष रूप से, जो भी हो, परोक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें अपने को मिलती हैं। तो किसी का भला हो सके तो कर लीजिएगा, आपको कोई इशू इसमें आएगा नहीं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मुझे समय मिलता है मैं दे दूंगा जवाब। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको डीएम के माध्यम से जवाब देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल रखा होगा। बाकी कोई ऐसी समझता नहीं हो, मैं कोई सूचना ऐसी भूल गया होगा जो आपको दी नहीं होगी, भूल गया तो आप कमेंट करना, मैं आपको डाल दूंगा। बाकी मैंने आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझा दी, आप इसके अकॉर्डिंग काम कर लेना, आपका एक काम बिल्कुल करेगा, उसको आपको अंदर 1% की आपको दिक्कत नहीं आने वाली साथियों। ठीक है साथियों, तो वीडियो यही करेंगे समाप्त, मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय मां करणी, जय मां देवल। नमस्कार साथियों।